Hello friends and welcome back to Corbett YouTube channel and welcome back to Spring Boot Most Asked Interview Question and Answer सीरीज। ये है हमारा पार्ट नंबर 2। आई होप आपने पार्ट 1 काफ़ी अच्छे तरीके से देखकर उसे समझ लिए रहेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ज़रूर रेफ़र कीजिए उस वीडियो को। काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक कंसेप्ट को मैंने समझाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आई गारंटी आपका स्प्रिंग बूट का जितने भी इंटरव्यू रहेगा ऑलमोस्ट आपका क्लियर होना ही होना है, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको थियोरेटिकल पार्ट एंड प्रैक्टिकल पार्ट दोनों ही समझा रहा हूँ। तो उससे क्या होता है ना, कंसेप्ट को समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ता है और हमें उस चीज़ को बाय हार्ट नहीं करना पड़ता। सो स्प्रिंग बोट का मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्प्रिंग बूट सपोर्ट फॉर सिक्योरिटी। सो स्प्रिंग बूट में एक इंपॉर्टेंट मॉडल होता है, इसका नाम बोलते हैं हम लोग सिक्योरिटी मॉडल। सो स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ सिक्योरिटी फीचर इंक्लूडिंग ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन यूजिंग स्प्रिंग सिक्योरिटी. It allows you to secure your endpoint and control access to different part of your application. ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन मतलब कि हमारे पास एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया गया है, ठीक है। यूज़र नेम हमारे पास सपोज ABC है, पासवर्ड सपोज ABC है। तो उस यूज़र नेम एंड पासवर्ड के बेसिस पे हम लोग वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हमें लॉगिन का एक्सेस है। बट ऑथराइजेशन मतलब कि उसमें कुछ ऐसे परमिशन रहेंगे जिसका हमें एक्सेस नहीं रहेगा, ठीक है। रोल ऑथराइजेशन डिपेंड करता है रोल के बेसिस पे। अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं, HR पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे हम अपने प्रोफाइल को देख सकते हैं, राइट। सो उसका हमें ऑथेंटिकेशन मिला हुआ है। ऑथराइजेशन मतलब जो HR है उस पेज को एडिट करना, वो HR का काम है। तो उसका जो रोल होता है वो डिफाइन होता है एडमिन रोल। एडमिन रोल जो है उस पेज को एडिट कर सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे सिक्योर योर एंड पॉइंट एंड कंट्रोल एक्सेस, जो कि मैं आपको बताया। एंड पॉइंट मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे वेबसाइट होते हैं, यानी कि वेबसाइट के कुछ ऐसे पेज होते हैं जिस पेज का एक्सेस सिर्फ एडमिन को होता है। तो उस तरीके से हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज़ करके अपने एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्प्रिंग बूट एक्चुएटर हेल्थ इंडिकेटर। सो Spring Boot Actuator provides a health indicator that checks the health of various part of your application. एग्जाम्पल की डेटाबेस एक्टिव है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं हम लोग। डिस्क स्पेस कितना अवेलेबल है हमारे सिस्टम में वो चेक कर सकते हैं। एंड रिपोर्ट इट एज अ पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन हेल्थ चेक। इस चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो ये मैं आ चुका हूँ इंटेलिजेंट आईडी के ऊपर। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था सेम प्रोजेक्ट यूज़ करने वाला हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका भी मैं जो है गिटहब रिपोजिटरी पे डाल दूंगा और इसका लिंक भी मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आते हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में एंड यहाँ पर जो अपना मेन फाइल है इसके ऊपर क्लिक करके हम लोग यहाँ से इसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। देखिए तो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन को रन कर दिया। हमारा एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है पोर्ट नंबर 8080। अब यहाँ पे एक टैब है एक्चुएटर करके, इस पर जब क्लिक करेंगे देखिए बीन्स कितने बीन्स है एप्लीकेशन के अंदर। ये सारे बीन्स जो है ये क्रिएट हुए हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। हेल्थ अगर चेक करना है जैसे मैंने आपको बताया DB का एक्सेस है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। डिस्क स्पेस में कितना स्पेस अवेलेबल है वो चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे DB के ऊपर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर डेटाबेस क्या है PostgreSQL। ये कैसे मालूम पड़ा? तो हमारे application.yml फाइल में यहाँ पे हमने अपने ड्राइवर को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। एंड डेटाबेस प्लेटफॉर्म जो है वो PostgreSQL है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे जो डेटाबेस है वो PostgreSQL हो गया एंड वैलिडेशन क्वेरी जो है वो इज वैलिड है, यानी कि ये एक्टिव है। डिस्क स्पेस पे जाएंगे तो यहाँ पे मैं इसको जो एक्सपांड करता हूँ तो ये देखिए डिस्क स्पेस में कितना स्पेस अवेलेबल है एंड ये कौन सा फोल्डर किधर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। मैपिंग पे क्लिक करेंगे तो जितने भी हमने मैपिंग डिफाइन किया, यानी कि रिक्वेस्ट मैपिंग होता है, गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया, ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें वो दिखना चालू हो जाते हैं जब हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए /student/ऐड आ गया एंड ये कौन सा है? पोस्ट है, ये गेट है एंड ये पोस्ट है। मैं आपको जब स्टूडेंट कंट्रोलर में लेके जाऊँगा, देखिए इसको मैं एक्सपांड करता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर एंड यहाँ पर हम जब स्टार्टिंग से जाएंगे /student/ऐड क्या है? पोस्ट मैपिंग। /student/गेट क्या है? गेट मैपिंग। तो देखिए 1 बाय 1 सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिखने को मिलता है। तो ये है अपना एक्चुएटर का काम हमारे एप्लीकेशन को चेक करने के लिए, ठीक है। Now next question is, how do you configure database access in a Spring Boot application? So you can configure database access in Spring Boot by specifying the database connection properties in the
application.properties or application.yml file and using Spring Data JPA और JDBC template for data access। यानी कि हमारे application.properties फाइल, जैसे मैंने आपको बताया मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, application.yml फाइल, एंड वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन हमने किया हुआ है। सो उस तरीके से हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं। और एक होता है अपना JDBC टेम्पलेट और JPA, तो इसका यूज़ करके हम लोग जो है डेटा को अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। एक्सप्लेन स्प्रिंग बूट सपोर्ट फॉर कैशिंग। कैशिंग क्या होता है? तो स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स कैशिंग सपोर्ट थ्रू द कैशेबल एंड related annotations. You can easily configure caching providers like ehashcache or Redis in an annotated method to cache their results. अभी what data should be cached? अभी कैसे का मतलब क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक मेथड है, जब भी हम लोग कुछ चीज़ें पास करेंगे उस मेथड से हमें सेम रिस्पॉन्स हमें हर बार मिलने वाला है। जितनी बार हिट करेंगे सेम रिस्पॉन्स हमें मिलने वाला है। तो उससे क्या होगा, डेटाबेस को हिट करने के बदले हम लोग जो भी रिस्पॉन्स में मिल रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे कर लेंगे, यानी कि एक टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर कर लेंगे जो कि एप्लीकेशन एंड डेटाबेस के बीच में एक्ट करेगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग उस मेथड को कॉल करेंगे पहले कैशे में चेक करेंगे, अगर वहाँ पे मिलता है तो वहाँ से वैल्यू को हम लोग रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, सो व्हाट डेटा शुड बी कैश्ड, किस टाइप के डेटाबेस को हमें कैश करना चाहिए? द डेटा दैट डू नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली, यानी कि हम लोग जितनी बार एंड पॉइंट को हिट करेंगे सेम रिजल्ट मिलने वाला है। द फ्रिक्वेंटली यूज रीड क्वेरी इन विच रिजल्ट डज नॉट चेंज इन ईच कॉल एट लीस्ट फॉर अ पीरियड, यानी कि सपोज हमें 1 वीक के लिए या फिर 2 वीक के लिए सेम चीज़ हमें आउटपुट में मिलने वाला है, तो उसको हम लोग कैसे कर लेंगे। टाइप्स ऑफ कैसे कितने हैं? 4 टाइप्स ऑफ कैसे होते हैं, ये भी आप अगर इंटरव्यू में बता देंगे तो भी मोर देन इनफ। पहला है इन मेमोरी कैशिंग। इन मेमोरी कैशिंग का एग्जाम्पल कौन सा होता है? रेडिस वाला। ठीक है, डेटाबेस कैशिंग हो गया, वेब सर्वर कैशिंग हो गया एंड सीडीएन कैशिंग हो गया। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। What is Spring Boot support for internationalization? I hope आप इस टर्म से फैमिलियर रहेंगे। इंटरनेशनलाइजेशन और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग I18N। I18N क्यों बोलते हैं? I और N के बीच में टोटल 18 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, इसके बीच में। एंड देन Spring Boot support internationalization by using message bundles. You can define messages in properties file for different locales and use them in your application with Spring Message Source। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो कि एक इंग्लिश यूजर भी काम करेगा, फ्रांस यूजर भी काम करेगा, फ्रेंच का यूजर भी काम करेगा और सपोज चाइना का यूजर भी काम कर रहा है। तो क्या होगा, हम लोग एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज ऐसा डिफाइन करेंगे बेस्ड ऑन लैंग्वेज, एंड उस कंट्री में सेम एप्लीकेशन को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, हमें सिर्फ लैंग्वेज स्पेसिफाई करना है एंड उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली पेज जो है वो दिखना चालू हो जाएगा। सपोज हम लोग ओपन करते हैं चाइना का वेबसाइट, तो चाइना का वेबसाइट जब ओपन करेंगे तो चाइनीज़ लैंग्वेज में हमें दिखने को नहीं मिलता है, बिकॉज हम लोग इंडिया से एक्सेस कर रहे हैं। तो उसी टाइप से जो होता है हमारा जो इंटरनेशनलाइजेशन है वो काम करता है। मल्टीपल लैंग्वेज पर्सनल के लिए वो हमें उस तरीके से हमें दिखाया देगा जहाँ से हमारा ओरिजिन हुआ है। ठीक है, सपोज इंडिया है तो इंडिया में मोस्टली इन जनरल जो है वो इंग्लिश होता है। सो इंग्लिश टर्म में हमें वेबसाइट को देखने को मिलेगा। सपोज हम लोग अगर कोई फ्रेंच में है तो फ्रेंच के वेबसाइट को हमें फिर भी हमें वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा। Next is how can you secure sensitive information like database password in Spring Boot? That is very important question. Keep in mind, like you can use Spring Boot property encryption or externalize sensitive information and use environment variable और configuration file with restricted access। यानी कि जब भी हमें किसी भी सपोज कोई API है उसमें यूजर नेम पासवर्ड लगता है, डेटाबेस एक्सेस के लिए हमें यूज़र नेम पासवर्ड का रिक्वायरमेंट पड़ता है, उसी टाइप के लिए कोई भी ऐसा सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड का रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो हमें उस पासवर्ड वाले फाइल के ऊपर रेस्ट्रिक्टेड एक्शन देना पड़ेगा, यानी कि कुछ स्पेसिफाइड यूज़र ही उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकते हैं। एक्सप्लेन स्प्रिंग बूट सपोर्ट फॉर वेब सॉकेट कम्युनिकेशन। वेब सॉकेट कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक यूजर जो है दूसरे यूजर से किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल सपोज व्हाट्सएप कम्युनिकेशन हो गया, तो एक यूजर जो है दूसरे एंड से मैसेज का यूज कर कम्युनिकेट करता है। स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स वेब सॉकेट सपोर्ट थ्रू द स्प्रिंग वेब सॉकेट मॉड्यूल। एक मॉड्यूल का नाम ही होता है वेब सॉकेट। ठीक है, अलाउइंग बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन मतलब कि ये वन वे में नहीं रहेगा,
यूजर एंड जो क्लाइंट है दोनों जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं between the server and clients in a real-time application. Next is how do you create custom Spring Boot starter? ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। ये हमें पता होता है कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं बट हमें मालूम नहीं होता कि इसको हम लोग कस्टम स्प्रिंग बूट स्टार्टर बोलते हैं। कस्टम स्प्रिंग बूट स्टार्टर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक जार फाइल है। सपोज हमारे पास एक फर्स्ट एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन के कुछ ऐसे क्लास फाइल है या फिर कुछ ऐसे मॉडल है जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं सेकेंड एप्लीकेशन में, तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे एज ए जार फाइल एंड उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, डिपेंडेंसी का यूज़ करके। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कस्टम स्प्रिंग बूट स्टार्टर का हम लोग एक डिस्क्रिप्शन में थियोरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। सो यू कैन क्रिएट कस्टम स्प्रिंग बूट स्टार्टर्स बाय क्रिएटिंग अ मैवन और ग्रेडल प्रोजेक्ट दैट packages common configuration, dependency and auto configuration classes, then publish it for reuse in other project। यानी कि अगर कंपनी की बात करेंगे ना, कंपनी में हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो एक हम लोग शेयर्ड लाइब्रेरी बना लेंगे, ठीक है। शेयर लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जार फाइल लोड करने का, जितने भी जार फाइल का रिक्वायरमेंट होता है वो सारा वहाँ पे मैनेज होता है। एंड उस जो कॉन्फ़िगरेशन हमने क्रिएट किया है एक शेयर लाइब्रेरी के अंदर, तो उस शेयर लाइब्रेरी का वर्जन हमें हर एक प्रोजेक्ट में यूज़ करना पड़ता है और ऑटोमेटिकली हमें जार जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो जितने भी वर्जन होता है वो अक्रॉस द एप्लीकेशन मैनेज होता है। यानी कि सपोज एप्लीकेशन 1 है, एप्लीकेशन 2 है, तो वर्जनिंग का इशू वहाँ पे नहीं होता। इसलिए What is the Spring Boot support for reactive programming? This is just a very important question। ये हम लोग क्या होता है एडवांस लेवल पे इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, कीप इन माइंड। सो Spring Boot offers reactive programming support through the Spring Webflux module, allowing you to build non-blocking event-driven application। Event-driven based application होता है जिसका यूज़ करके हम लोग एक दूसरे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो रिएक्टिव प्रोग्रामिंग का मतलब यही होता है। अगर आपको इन डिटेल में चाहिए तो आप कहीं से भी रेफर कर सकते हैं और मेरे अपकमिंग वीडियो में इस पार्ट को मैं कवर करके देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आप वो वीडियो को मिस नहीं करेंगे। हाउ कैन यू एक्सटर्नलाइज एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज इन स्प्रिंग बूट यूजिंग YML फाइल? देखिए, यू कैन यूज़ YML यानी कि येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म है। Files to externalize application properties by specifying them in application.yml files. YML files provides a more human readable format compared to application properties, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है, एक्सटर्नलाइज एप्लीकेशन प्रॉपर्टी यानी कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज फाइल है जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल नहीं है, किसी और पाथ पे अवेलेबल है, तो हम लोग कैसे उस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको आईडी में जाके समझा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में आता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर प्रॉपर्टी सोर्सेस का मतलब होगा मल्टीपल सोर्स को हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड इसके अंदर जो है प्रॉपर्टी सोर्स है। तो सपोज हम लोग क्लास पाथ डॉट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज यानी कि ये वाला एप्लीकेशन डॉट YML फाइल, एंड सपोज किसी और पाथ से लेना है, पाथ टू कॉन्फिग 1 डॉट प्रॉपर्टीज फाइल हो गया, पाथ टू कॉन्फिग 2 डॉट प्रॉपर्टीज फाइल हो गया। तो जितने भी प्रॉपर्टीज फाइल लेंगे, जितने पाथ से हमें लेने हैं, वो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी सोर्सेज के अंदर एज अ एरे में हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये होता है अपना एक्सटर्नलाइज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ YML फाइल। और YML फाइल को रीड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। लाइक सपोज स्प्रिंग प्रोफाइल्स एक्टिव प्रोफाइल कौन सा है, डेव है, डेटा सोर्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं काफ़ी अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगर इसको ही हम लोग अगर प्रॉपर्टी फाइल में कन्वर्ट कर देंगे ना, तो एक लाइन में आता है हर एक चीज़, उसको रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो है ट्री पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर जैसे मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट का इंक्लूड कौन सा है, लॉगिंग में हम लोग कौन सा लॉग दिखा रहे हैं, सिर्फ से हाइबरनेट का हम लोग इन्फो लॉग दिखाएंगे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का हम लोग इन्फो लॉग दिखाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ जाता है इस चीज़ को रीड करना। YML फाइल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, आइदर प्रॉपर्टीज फाइल और YML फाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्प्रिंग बूट सपोर्ट फॉर बिल्डिंग रेस्टफुल API। सो Spring Boot simplifies the creation of RESTful API by providing an annotation like
@REST कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग टू डिफाइन द एक्सपोज रेस्टफुल एंड पॉइंट। इसका चीज़ मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर में। सो जब भी मुझे रेस्ट एंड पॉइंट डिक्लेयर करना रहेगा या फिर रेस्टफुल API क्रिएट करना रहेगा, मुझे एक कंट्रोलर क्लास क्रिएट करना रहेगा। एंड इस क्लास को अगर मुझे दिखाना चाहिए कि मेरा कंट्रोलर क्लास है तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा @REST कंट्रोलर एनोटेशन, ठीक है। एंड @रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग का मतलब होता है कि इस क्लास तक आने के लिए हमें कौन सा पाथ चाहिए एंड उसके अंदर हम लोग मल्टीपल मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं। गेट हो गया वैल्यू को गेट करने के लिए, पोस्ट हो गया वैल्यू को सेव करने के लिए, पुट हो गया वैल्यू को अपडेट करने के लिए, एंड डिलीट हो गया वैल्यू को डिलीट करने के लिए, यानी कि डेटा को डिलीट करने के लिए। ये 3-4 मेथड है जिसका हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं अपने रेस्टफुल API में। एंड पोस्ट मैपिंग के आगे एक हमने पाथ स्पेसिफाई किया हुआ है /add। तो इस मेथड तक जाने के लिए हमें कौन सा पाथ यूज़ करना पड़ेगा, /students, समझ रहे, एंड देन /add। तो जब भी हम लोग ये एंड पॉइंट हिट करेंगे हम लोग डेटा को सेव कर सकते हैं। आई होप आप कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द स्प्रिंग बूट सपोर्ट फॉर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर्स। अब ये देखिए, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ मोस्टली माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए होता है। माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन यानी कि क्या होता है कि पहले था मोनोलिथिक एप्लीकेशन, अब होता है माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन। सो थोड़ा सा मैं आपको ये भी कंसेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। मोनोलिथिक एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि कम्प्लीटली उसके अंदर ही यूज़ होता है, यानी कि अगर कोई भी पार्ट अगर डाउन हो गया तो एप्लीकेशन हमारा बंद हो जाएगा। माइक्रो सर्विस में क्या होता है कि हर एक चीज़, यानी कि सपोज अगर आप अमेज़ॉन में किसी चीज़ को ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ को कार्ट में ऐड करते हैं तो उसके लिए अलग सर्विस बना रहेगा। सपोज किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो उसके लिए अलग सर्विस बना रहेगा। पेमेंट करते हैं तो पेमेंट गेटवे का सर्विस बना रहेगा। तो मल्टीपल सर्विस को कंबाइन करके हमारा एक अमेज़ॉन का वेबसाइट बना हुआ है। कभी सपोज जब आप ऑर्डर करते रहेंगे एंड ऑर्डर कैंसिल हो गया तो उसके लिए जो है वो अलग सर्विस काम करेगा एंड उसको वो हैंडल करेगा। तो स्प्रिंग बूट का काम मोस्टली अभी जो यूज़ हो रहा है इंडस्ट्री में वो होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, यानी कि माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। स्प्रिंग बूट इज ऑफन यूज इन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर टू क्रिएट इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयबल आर्किटेक्चर, यानी कि एक सर्विस दूसरे सर्विस से क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली काम करेगा, कोई किसी को अफेक्ट करने वाला नहीं है। यानी कि एक सर्विस का आउटपुट सेकेंड सर्विस को यूज़ करेगा, ठीक है। मतलब कि एक सर्विस का आउटपुट जो रहेगा किसी सर्विस के लिए वो इनपुट हो सकता है। तो इस तरीके से काम करता है, बट वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फीचर्स लाइक एक्सटर्नलाइज कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सर्विस डिस्कवरी हो गया, क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग, यानी कि हमारे वेब एप्लीकेशन अमेज़ॉन कितना बड़ा वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे कितने सारे प्रोडक्ट का मल्टीपल ट्रांसैक्शन और मिलियंस ऑफ ट्रांसैक्शन पर डे होता है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए उन्होंने बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज को क्रिएट किए रहेंगे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। हाउ डू यू हैंडल ट्रांसैक्शन इन अ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। स्प्रिंग बूट ट्रांसैक्शन मतलब क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना, जितना ऑपरेशन परफॉर्म करेगी डेटाबेस के ऊपर उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसैक्शन। सो स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स ट्रांसैक्शन मैनेजमेंट थ्रू ट्रांसैक्शनल एनोटेशन। You can annotate method or classes to specify transactional behavior। यानी कि कभी भी हमें ट्रांसैक्शन परफॉर्म करना है, वैल्यू को रिट्राइव करना है, सेव करना है, कुछ ऐसा क्वेरी करना है, तो उसके लिए हम लोग जितने भी रिपोजिटरी इंटरफेस क्रिएट करेंगे, अगर उसके अंदर कोई मेथड है तो उस मेथड को डिफाइन करने के लिए कि हाँ ये मेथड जो है वो ट्रांसैक्शन लेवल पे काम करने वाला है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ट्रांसैक्शनल एनोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्प्रिंग बूट सर्विस एंड कंपोनेंट एनोटेशन। बोथ एनोटेशन आर यूज्ड फॉर कंपोनेंट स्कैनिंग, दिस इज राइट, बट सर्विस इज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट इंटेंडेड फॉर सर्विस क्लासेस। ये चीज़ मैं आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एडिशनल कंटेक्स्ट फॉर बेटर कोड ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स सी द डायग्राम। For example, @component. So @component, it is a combination of controller, @service and @repository। ये तीनों चीज़ें जो एक जैसा ही काम करता है। अगर हम लोग @component डाल दिए तो तीनों चीज़ें काम कर गई एक साथ में। अभी देखिए
एडर कंट्रोलर जो होता है वो क्या काम करता है, प्रेजेंटेशन लेयर यानी कि डेटाबेस को और व्यू को डिस्प्ले करने के लिए। यानी कि अगर सपोज हम लोग एक एंड पॉइंट से हिट कर रहे हैं तो नेक्स्ट एंड पॉइंट क्या होने वाला है और नेक्स्ट वेब पे क्या होने वाला है वो हम लोग कंट्रोलर के अंदर डिफाइन करेंगे। सर्विस लेयर, सर्विस को हम लोग डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एट सर्विस। और रिपोजिटरी के लिए यानी कि डेटा एक्सेस लेयर यानी कि वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए, वैल्यू को सेव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिपोजिटरी इंटरफेस का और रिपोजिटरी एनोटेशन का। हाउ कैन यू इनेबल एंड कॉन्फ़िगर स्प्रिंग बूट कैशिंग मैकेनिज्म्स? सो टू इनेबल कैशिंग इन स्प्रिंग बूट यू कैन यूज @enable caching annotation, then configure caching provider and caching behavior using properties in the application.properties और application.yml फाइल। यानी कि अगर हमारे एप्लीकेशन में कैसे को इनेबल करना है तो आप क्या इंटरव्यू में बोलेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे कौन सा एनोटेशन, @enable कैशिंग एनोटेशन, @enable कैशिंग एनोटेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। और application.properties फाइल या फिर application.yml फाइल में कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जिससे हम लोग कैशिंग को यूज़ कर सके और कैशिंग मैकेनिज्म को अचीव कर सके। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एग्जाम्पल। सो सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि एक यूज़र की तरफ से रिक्वेस्ट आता है एंड ये क्या होगा, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, फिर ये चेक करेगा कैशी के अंदर कि कैशी में जो है वो डेटा है कि नहीं। लुक इन द कैशी, अगर यहाँ पे डेटा मिला तो रिटर्न कैशी डेटा इफ़ फाउंड। अगर सपोज हमारे कैशी के अंदर डेटा नहीं है तो क्या करेगा एप्लीकेशन, वो जाएगा हमारे डेटाबेस के पास एंड यहाँ से जो है फेच फ्रॉम डीबी, अगर डेटाबेस में अगर वैल्यू है कि नहीं, अगर वैल्यू मिलता है तो रिटर्न टू द ऐप। तो ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के पास वापस आएगा और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो है उस रिस्पॉन्स को यूज़र को वापस से भेज देगा, तो उसको डाटा जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो कैशिंग मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है। पहले जाएगा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, चेक करेगा कैशे के अंदर, कैशे में मिला तो ठीक है रिटर्न कर दो, नहीं मिला तो डेटाबेस में उसे हिट करो क्वेरी को और वो चीज़ें यूज़र को रिटर्न कर दो। आई होप काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने ये कंसेप्ट डायग्राम के साथ विद द फ्लो एक्सप्लेन किया है। तो इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट करके आप मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्प्रिंग बूट कमांड लाइन रनर इंटरफेस यूज्ड फॉर? So the command line runner interface allow you to execute code when a Spring Boot application start up. It's useful for performing setup tasks or initializing application component. कमांड लाइन रनर यानी कि कुछ ऐसे टास्क हमें परफॉर्म करने हैं ड्यूरिंग एप्लीकेशन स्टार्टअप, तो वो चीज़ें हम लोग कमांड लाइन रनर इंटरफेस का यूज़ करके उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हम लोग रन मेथड है, रन मेथड क्या करेंगे, हम लोग ओवरराइड कर देंगे एंड वहाँ पर अपने फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर देंगे कि जैसे सपोज हमारा एप्लीकेशन अप होता है, हमें कुछ स्पेसिफाइड टेबल है जिसके रिकॉर्ड को डिलीट करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो हम लोग वो चीज़ें कर देंगे वहाँ पे कि हाँ एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट होगा इस चीज़ को डिलीट कर दो या फिर गार्बेज कलेक्शन को क्लियर कर दो, कुछ मेमोरी को फ्री कर दो। तो ये चीज़ें हम लोग अपने एप्लीकेशन स्टार्टअप के टाइम पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू यू क्रिएट अ कस्टम एरर पेज इन स्प्रिंग बूट फॉर हैंडलिंग एक्सेप्शन? So you can create a custom error page in Spring Boot by identifying a error view and configuring it using a error view resolver interface or by creating a custom error controller. So exception handling का जो क्वेश्चन आंसर है मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में आपको कवर करके दे दिया है। अभी यहाँ पे कहता है कि सपोज हमारे पेज पे कुछ एरर आया तो उसको हमें रीडायरेक्ट करना है एरर पेज पे। जैसे सपोज अगर 404 आया, बैड रिक्वेस्ट आया, तो उस केस में हमें यूजर को एक अच्छा सा एरर पेज दिखाना है जिसको उसको मालूम पड़े कि हाँ मुझे ये चीज़ें फेस किया हूँ। सपोज क्या होता है ना, हमारे एप्लीकेशन में अगर सपोज 404 इशू आया या फिर कुछ ऐसे हुआ कि डेटाबेस डाउन है, तो यूज़र को जो हम लोग यूज़ करते हैं हमें वो चीज़ें मालूम नहीं पड़नी चाहिए। तो उसके बदले क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा पेज दिखा देंगे कि प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम और द सर्वर इज़ करेंटली नॉट अवेलेबल, समथिंग लाइक दैट। सपोज आप गूगल पे करते हैं तो गूगल पे कुछ मल्टीपल इशू रहेंगे बैकग्राउंड में, आपको पता नहीं है, बट जब हम लोग पे करते हैं और पेमेंट अगर फेल हो गया तो हमें क्या बोलते हैं, रीट्राई करने के लिए आफ्टर सम टाइम, बट एक्चुअल इशू क्या रहेगा वो उनको ही पता रहेगा। सो वे लोग उसको फिक्स करते रहेंगे, बट हमें उस टाइम पे एक जनरल मैसेज देता है कि हाँ, जिससे यूज़र को हर एक जो यूज़र है
जो एप्लीकेशन को यूज़ करे उसे समझ में आ जाए। व्हाट इज स्प्रिंग बूट सपोर्ट फॉर एक्सटर्नलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन? स्प्रिंग बूट सपोर्ट एक्सटर्नलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन बाय अलाउइंग यू टू specify properties and value in external file, application properties or application environment that can be overridden based on profiles or environments variable। यानी कि हमारे पास एक application properties फाइल है। अभी क्या होता है ना, मल्टीपल इन्वायरमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है डेव इन्वायरमेंट। अगर आप IT कंपनी में काम करते रहेंगे तो इस टर्म से आप काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होंगे। लोकल जहाँ पे हम लोग खुद का कोड है, फिर होता है हमारा अपना डेव इन्वायरमेंट, फिर होता है सीटे इन्वायरमेंट, फिर होता है फंक्शनल इन्वायरमेंट जहाँ पे फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है, फिर होता है अपना परफॉर्मेंस टेस्टिंग इन्वायरमेंट होता है, फिर होता है UAT एंड सबसे लास्ट होता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, हमें प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे अगर सारे एप्लीकेशन प्रॉपरली रन हो रहा है तो उस एप्लीकेशन को यूज़र को दिया जाता है यूज़ करने के लिए। सो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी जो है सब कुछ पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है प्रीवियस क्वेश्चन में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एडरेट प्रॉपर्टी रिसोर्सेज एनोटेशन का यूज़ करके हम लोग अपने एक्सटर्नल प्रॉपर्टी फाइल को वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ एक्सप्लेन स्प्रिंग बूट सपोर्ट फॉर असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो इस क्वेश्चन को मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। इससे क्या होगा, ये कंसेप्ट पहली बात तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है और इस कंसेप्ट को मैं आपको एग्जाम्पल के साथ यानी कि कैसे कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। उनको इस वे में एक्सप्लेन करने बैठ जाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे कि हाँ, इस बंदे को पता है कि इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट भी किया जाता है थियोरेटिकल कंसेप्ट के साथ साथ। सो स्प्रिंग बूट सपोर्ट asynchronous प्रोग्रामिंग यूजिंग एडरेट async एनोटेशन एंड कंपैटिबल फीचर ऑब्जेक्ट। कंपैटिबल फीचर ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इट अलाउ यू टू परफॉर्म टास्क asynchronously इंप्रूविंग एप्लीकेशन रेस्पॉन्सिवनेस। सपोज हमारे पास एंड पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम लोग यूजर का डिटेल्स लेके आते हैं। तो यूजर का नेम पास करना है, सपोज ABC पास किया मैंने, ABC यूजर का हमें डिटेल्स मिल गया। XYZ पास किए, XYZ यूजर का डिटेल्स मिल गया। अभी इसको कंपैटिबल फीचर ऑब्जेक्ट क्यों बोला जाता है और असिंक्रोनस क्यों बोला जाता है कि जब हम लोग XYZ यूजर नेम पास किए उसके रिस्पॉन्स का वेट हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग सेकेंड इनपुट को हिट कर देंगे वहाँ पे और दोनों को कंपैटिबल फीचर यानी कि वो कंप्लीट होने के बाद उसके रिस्पॉन्स को हम लोग उस ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा हमारा, इसलिए बोलते हैं कंपैटिबल फीचर। अभी यह चीज़ मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास असिंक्रोनस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्फ़िग में जाऊँगा, स्प्रिंग असिंक कॉन्फ़िग, एंड यहाँ पर मुझे एक बीन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और आप यहाँ पर देखेंगे एक एनोटेशन होता है एडरेट इनेबल असिंक। तो इस एनोटेशन का मुझे यूज़ करना है और इस क्लास फाइल को मैंने डिफाइन किया एडरेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो मैंने इस बीन का नाम दिया थ्रेडफुल टास्क एग्जीक्यूटर एंड यहाँ पर थ्रेडफुल टास्क एग्जीक्यूटर का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जहाँ पे मैंने कोर पूल साइज डिक्लेयर किया है, मैक्सिमम पूल साइज डिक्लेयर किया है, थ्रेड का नेम क्या रहेगा वो डिक्लेयर किया है। एंड इस चीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया, कमांड लाइन रनर, जो चीज़ें मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले एक PPT में एक्सप्लेन किया एक पार्ट में क्वेश्चन आंसर में। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया क्या क्या मैंने रन मेथड को मैंने यहाँ पे ओवरराइड किया एंड रन मेथड के अंदर मैंने एक गिटअप लुकअप सर्विस है जो कि मैंने क्रिएट किया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ गिटअप लुकअप सर्विस एंड यहाँ पर असिंक एनोटेशन का यूज़ कर रहा हूँ कौन से मेथड के ऊपर, फाइंड यूजर मेथड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उस बीन का नाम डिक्लेयर किया एंड यहाँ पर मैं गिटअप का एंड पॉइंट एक्सेस कर रहा हूँ जहाँ पर मैं पास करूँगा यूज़र का नेम एंड उसके बेसिस पे मैं यूज़र का डिटेल्स लेके आऊँगा और रिजल्ट लेके आऊँगा। तो कौन कौन से डिटेल्स लेके आऊँगा, जाते हैं यूजर क्लास के अंदर जो कि मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पे मैं लेके आऊँगा उसका यूजर का नेम, टाइप क्या है, ईमेल क्या है एंड बायो में उसने क्या डाल कर रखा है गिटअप रिपोजिटरी पे, ये सारे डिटेल्स में लेके आ जाऊँगा एंड इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ कंपैटिबल फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ मैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इंटरव्यू एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पे मैं 2 बार हिट कर रहा हूँ अपने उस एंड पॉइंट को बाय कोड विद नेम एंड जावा टेकी, ये भी एक यूट्यूब चैनल है। तो उसके बेसिस पे जितने भी रिटर्न आएंगे रिजल्ट्स उसको मैं कंबाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं उस डिटेल्स को प्रिंट कर रहा हूँ। तो इस वे में जो है हम लोग असिंक एनोटेशन का यूज़ कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में
आ गया होगा। मैंने कोड रेडी रखा था बिकॉज मुझे कोड टाइप करके टाइम वेस्ट नहीं करना था आपका भी, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्प्रिंग बूट एम्बेडेड सर्वलेट कंटेनर एंड हाउ डज इट वर्क। सो स्प्रिंग बूट एम्बेडेड सर्वलेट कंटेनर एग्जांपल टॉमकेट हो गया और जेटी हो गया allow you to package and run your application as a self-contained executable jar or WAR files, eliminating the need for an external servlet container। यानी कि हम लोग जब भी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करते हैं तो पहली बात तो स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क का यही फ़ायदा होता है कि हमें हर एक जार फाइल को लोड नहीं करना पड़ता और ना ही हमें टॉमकेट सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है और टॉमकेट को इंस्टॉल करना पड़ता है मैनुअली। वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाता है, जिससे हमारा एप्लीकेशन जो है एक रनिंग स्टेट में ही मिलता है जब हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। हमारे पास कितने सर्वलेट कंटेनर है, टॉमकेट हो गया, जेटी हो गया, ये उससे कुछ एग्जांपल है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू यू कॉन्फ़िगर लॉगिंग लेवल इन अ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ये भी मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। सो यू कैन कॉन्फ़िगर लॉगिंग लेवल इन अ स्प्रिंग बूट यूजिंग प्रॉपर्टीज इन द एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल या फिर YML फाइल में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉमन लॉगिंग लेवल लाइक डीबग हो गया, इन्फो हो गया, वार्निंग हो गया और एरर हो गया, तो ये चीज़ को हम लोग वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं आता हूँ एप्लीकेशन और YML में एंड यहाँ पर जो लॉगिंग लेवल है वो क्या है, इन्फो। यानी कि जब मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ कंसोल में आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्फो भी प्रिंट होकर आ रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास फाइल में मैंने एक एंड पॉइंट डिक्लेयर किया है /log करके एंड वहाँ पर मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया चेक्स लॉग। यहाँ पर देखेंगे log डॉट इन्फो हो गया, वार्निंग हो गया और एरर हो गया, तो ये 3 लॉग को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो जब मैं एंड पॉइंट को हिट करूँगा /log तो यहाँ पर मुझे ये तीनों प्रिंट होके मिलने चाहिए। सो लेट्स गो टू द पोस्टमैन एंड हिट आवर एंड पॉइंट। तो मैं पोस्टमैन में आ गया, यहाँ पर मैं /students/log और मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ। देखिए लॉग्स प्रिंटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे जब मैं आऊँगा इसको नीचे स्क्रॉल करूँगा, देखिए इन्फो आ गया, वार्निंग हो गया और एरर हो गया। यहाँ पे कलर कोड के साथ प्रिंट हुआ है, ठीक है। सो इन्फो का मतलब क्या हो गया, जस्ट ये इन्फॉर्मेशन मैसेज है। वार्निंग का मतलब क्या होता है कि हाँ इस चीज़ को हमें इग्नोर भी कर सकते हैं और नहीं भी इग्नोर कर सकते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि ये चीज़ें कुछ एक हो सकता है कि इशू क्रिएट कर सकता है। और एरर का मतलब क्या होगा कि सपोज कोई एक्सेप्शन आया तो वहाँ पे हम लोग log डॉट एरर कर सकते हैं और उस मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं और ये हमारा होता है रेड कलर में, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्प्रिंग बूट सपोर्ट फॉर डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन, स्प्रिंग बूट सपोर्ट डेटा वैलिडेशन थ्रू अ जावा बीन वैलिडेशन API एंड प्रोवाइड्स वैलिडेशन एनोटेशन लाइक @not null हो गया, @npt हो गया, @not blank होता है, @size, @mean, email, बहुत सारे ऐसे एनोटेशन है जिसका यूज़ करके हम लोग वैलिडेशन को अचीव कर सकते हैं। हमें खुद का उतना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यही चीज़ें मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो मैं जाता हूँ यूज़र क्लास में एंड यहाँ पर एक स्टूडेंट कंट्रोलर है, मॉडल के अंदर जाता हूँ, हाँ स्टूडेंट मॉडल। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक pom.xml के अंदर ये डिपेंडेंसी को लोड किया है। तो जब भी आपको वैलिडेशन अचीव करना रहेगा आपको स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन डिपेंडेंसी को यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा एंड इसके बेसिस पे जितने भी जार फाइल रहेंगे वो हमें लोड होके मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर जो है मैंने एक वैलिडेशन को डिफाइन किया है @not blank, यानी कि अगर हम लोग ब्लैंक पास करेंगे तो मैसेज क्या आने वाला है। अगर सपोज लास्ट नेम का अगर लेंथ है वो 3 से कम है तो हम लोग ये मैसेज दिखाएंगे। जैसे एज हो गया, एज में हम लोग मिनिमम वैल्यू हमारा 10 होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए 20। अगर ये नहीं होता है तो हम लोग ये मैसेज यूज़र को दिखाएंगे कि एज मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 20। अब ये हैंडल कैसे होता है, मालूम कैसे पड़ता है कि हमें ये वैलिडेशन परफॉर्म करना है। तो हम लोग जाएंगे स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर मैंने एक मेथड क्रिएट किया वैलिडेट एंड पॉइंट एंड यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो क्या है /वैलिडेट। जब भी हमें कोई भी रिक्वेस्ट को वैलिडेट करना है तो हम लोग @request बॉडी यूज़ करेंगे उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए एंड @valid एनोटेशन का यूज़ करना हमें नहीं भूलना, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड @बाइंडिंग रिजल्ट, यानी कि अगर वैलिडेशन कुछ भी फेल होता है तो उस रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बाइंडिंग रिजल्ट्स के अंदर। एंड अगर कुछ वैलिडेशन आता है
तो उसका मतलब हो गया कि हैज़ एरर जो है हमें रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर ट्रू रिटर्न करता है तो हम लोग जो एरर मैसेज है उसको हम लोग बॉडी में डाल के बैड रिक्वेस्ट के फॉर्म में यूज़र को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसका मैं आपको टेस्टिंग के साथ बताता हूँ। तो /validate जो है वो पोस्टमैन से हमें हिट करना है। ठीक है, मैं पोस्टमैन में आ गया, मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम में ये स्पेसिफाई कर दिया, लास्ट नेम में ये डाल दिया और एज में मैंने डाल दिया 10। अभी मैं इस एंड पॉइंट को हिट करता हूँ। ठीक है, तो मेथड नॉट अलाउड, अच्छा ठीक है, ये जो गेट है इसको मुझे करना है पोस्ट। अभी मैं इसको सेंड करता हूँ। देखिए डेटा सेंड सक्सेसफुली, हमें कोई भी एरर मैसेज नहीं आया। अभी हम लोग वैलिडेशन को फिल करेंगे और फिर देखते हैं हमें क्या आता है। तो एज को मैं सपोज करता हूँ 9, इसको मैं सेंड करता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे वैलिडेशन एरर मैसेज दिख रहा है कि स्टूडेंट का एज के लिए फेल हुआ है और जो मैसेज है वो मेरा क्या है, एज मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 20। अगर इसको सपोज मैं करता हूँ 20 और सेंड करता हूँ तो ये मेरा सेंड हो जाएगा। फर्स्ट नेम को सपोज मैं ब्लैंक कर देता हूँ। ठीक है, और उसको सेंड करता हूँ। देखिए फर्स्ट नेम के लिए फेल हो गया, अगर सपोज मैं कुछ वैल्यू डालता हूँ और लास्ट नेम में सपोज ए और एस डाल देता हूँ और सेंड करता हूँ, तो लास्ट नेम के लिए भी फेल हो रहा है। लास्ट नेम शुड बी ग्रेटर देन 3 कैरेक्टर, यानी कि एटलीस्ट 3 कैरेक्टर वहाँ पे होना चाहिए मिनिमम साइज। अगर मैं सपोज ASD करता हूँ और सेंड करता हूँ तो हमारा डेटा क्या हो गया, सक्सेसफुली सेंड हो गया। सो हमने जो है वैलिडेशन के कंसेप्ट भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन स्प्रिंग बोट सपोर्ट फॉर AOP, यानी कि एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो Spring Boot provides support for AOP through the @aspect annotation and allow you to define aspect for cross-cutting concerns such as logging हो गया, सिक्योरिटी हो गया और ट्रांसलेशन हो गया। सो सपोज हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है, बिजनेस लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब क्या हो गया, कंट्रोलर क्लास हो गया। बिजनेस लेयर मतलब हो गया अपना सर्विस क्लास, जहाँ पे हम लोग बिजनेस लॉजिक को लिखने वाले हैं। तो जो भी रिक्वेस्ट को हमने कंज्यूम किया है और वैलिडेशन परफॉर्म करना है या फिर हमें कुछ एप्लीकेशन में कुछ बिजनेस लॉजिक अप्लाई करना है तो उसको एक्सपेक्ट करने के लिए हम लोग जो है लॉगिंग यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्प्रिंग बूट सपोर्ट फॉर मैसेजिंग सिस्टम। मैसेजिंग सिस्टम जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे IT इंडस्ट्री में, या फिर आप क्रिकेट भी देखते हैं उधर भी हम लोग मैसेजिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। आपको पता नहीं रहेगा बट बैकएंड में इस चीज़ का यूज़ होता है। अमेजोन हो गया, वहाँ पर भी मोस्टली यूज़ करते ही करते रहेंगे। ठीक है, अभी कौन कौन से मैसेजिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। स्प्रिंग बूट सपोर्ट मैसेजिंग सिस्टम लाइक Apache Kafka हो गया, RabbitMQ हो गया एंड JMS through various Spring libraries and auto configuration making it easier to work with message driven application। यानी कि जब भी हमें मैसेजिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, हमारे पास सपोज Apache Kafka का एग्जांपल बताऊं तो वहाँ पे एक कंसेप्ट होता है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर का। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, मैसेज को प्रोड्यूस करेगा उस टॉपिक के ऊपर एंड वहाँ से हम लोग जो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा उस टास्क को परफॉर्म करने का। अभी क्या होता है, सपोज एक सर्विस प्रोड्यूसर है, एक सर्विस कंज्यूमर है। तो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया टॉपिक पे, अभी सपोज कंज्यूमर डाउन है तो भी हमें सिस्टम को अफेक्ट नहीं होगा। सपोज पेमेंट कर दिए, अभी बोल रहा है कि प्लीज़ वेट फॉर 20 मिनट्स, तो क्या होगा, कंज्यूमर अभी तक उस मैसेज को कंज्यूम नहीं किया है, कंज्यूम करेगा अपना ट्रांजैक्शन जो है सक्सेसफुली परफॉर्म कर देगा एंड हमें बोल देगा कि हाँ और बैलेंस जो है हमारे अकाउंट से डेबिट हुआ है। तो Apache Kafka जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है मार्केट में। अगर आपको इसके ऊपर नॉलेज नहीं है, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहाँ से वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो नो नीड टू वरी। लास्ट क्वेश्चन और हमारा फाइनल क्वेश्चन है स्प्रिंग बूट के ऊपर। सो हाउ कैन यू क्रिएट अ रेस्टफुल API डॉक्यूमेंटेशन फॉर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसलिए इसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है। सो यू कैन क्रिएट रेस्टफुल API डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग टूल्स लाइक Swagger। Swagger एक ऐसा एक डिपेंडेंसी बोलेंगे जिसको हमें अपने pom.xml में स्पेसिफाई करना पड़ता है एंड कुछ मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं। इसके बेसिस पे जितने भी एंड पॉइंट्स है उसको हम लोग एक्सपोज कर सकते हैं, यानी कि उसका एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको जब हम लोग हिट करेंगे, सपोज लोकल होस्ट 8080/swagger युवा करके एक बाय डिफ़ॉल्ट कंटेक्स्ट पाथ होता है। ठीक है, उस पाथ पे से हिट करेंगे, जितने भी इनबिल्ट में हमारे पास कंट्रोलर है उसमें जितने भी मेथड है उस मेथड को हम लोग वहाँ से हिट कर सकते हैं। और अगर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना है, किसी को शेयर करना है तो हम लोग वहाँ से कर सकते हैं। सो यू कैन क्रिएट अ रेस्टफुल API डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग टूल्स लाइक Swagger।
और स्प्रिंग फॉक्स, बट मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो है स्वेगर। By integrating these tools with your Spring Boot application, you can generate API documentation and provide it to the developer, जो कि मैं आपको बताया है। तो Swagger जो है एक ऐसा टूल्स है जहाँ पे हम लोग API डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं और अपने डेवलपर को दे सकते हैं या फिर किसी ऐसे बंदे को दे सकते हैं जिसको हमारे एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। सो आई होप आप सारे कंसेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए रहेंगे। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है और भी अमेजिंग कंटेंट में लेके आने वाला हूँ ऑन स्प्रिंग बूट कंसेप्ट, अपाचे काफका कंसेप्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो गए, कंसेप्ट हो गए और भी थियोरेटिकल पार्ट हो गया, वो हर एक चीज़ को मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन माय अपकमिंग वीडियोस। हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।